इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए हमको क्या-क्या चीज़ें बातें ध्यान रखनी होती है। तो ये बातें मैं हमेशा मानता भी हूँ और ये बातें बिल्कुल सही भी हैं कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो जो भी पर्सन उसकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, वो ट्रायल कोर्ट में जो एडवोकेट जो उसके लिए एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन, एक इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन, मेरा सेंस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, जो एक इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, तो वही अपने क्लाइंट के लिए एक अच्छा रिजल्ट दिला पाता है। तो सही बात ये भी है कि अगर आपका केस में आपके फैक्ट बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ट्रायल कोर्ट में एक सबसे इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले एडवोकेट को आप अपने केस केस को रखना चाहिए, जो जो बेहतर तरीके से आपकी बातों को एक सही तरीके से जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे अगर हम एग्जांपल के लिए बताएं कि जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ में ये है कि प्रोसिक्यूशन वहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं है। तो अगर आपका एक अच्छा ट्रायल कोर्ट का एक अच्छा एडवोकेट है, डेफिनेटली वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। तो नहीं, अगर आप नहीं करते हैं तो प्रोसिक्यूशन क्रिटिकल अप्रोच में जैसे कि देखते हैं कि बहुत ये बातें बहुत फनी भी है, और आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन के समय में जो स्टेटमेंट दिया होता है विटनेसेस ने, आप देखेंगे एज इट इज 180, चाहे पहले की बात करें सेक्शन 161 सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो टेस्टमनी रिकॉर्ड करता है विटनेस की, या फिर अब के समय में देखें कि जो सेक्शन 180 में बीएनएस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करता है, अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में एक एक शब्द वही चीजें आती हैं। क्या ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी हो सकता है, जो सोचने वाली बात है, कि अगर क्रॉस एग्जाम जब टेस्टमनी रिकॉर्ड हो रही है, प्रोसिक्यूशन जब टेस्टमनी अपने विटनेस का लिखा रहा होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफेंस काउंसिल को वहाँ पे क्या करना चाहिए, लीडिंग क्वेश्चन को रोकना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन वैसे भी अलाउ नहीं है, अगर कोर्ट परमिट करे तो ही लीडिंग क्वेश्चन अलाउ है। अगर लेकिन सही बात है कि अगर आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली तो प्रोसिक्यूशन क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो लिखा देते हैं, और ऐसी प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये सबसे ज़्यादा मानना है कि आजकल सबसे ज़्यादा अगर कन्विक्शन रेट है, तो कन्विक्शन कन्विक्शन ज़्यादा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो 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 हमारा कानून कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं लिखा सकते एग्जामिनेशन इन चीफ में। अगर अगर आजकल के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें ये देखने में आती है, अगर अगर आपको मेरी बातों पे थोड़ा सा अगर आप इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी भी फाइल को उठा के देख लीजिए। आप देखेंगे ज़्यादातर फाइल में यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन 161 का स्टेटमेंट एज सेम वर्ड जैसा था, सेम एज इट इज़, वो उन्होंने उसमें भी आपके जब कोर्ट में जब एविडेंसेस रिकॉर्ड होता है, तो भी वो एज इट इज़ देते हैं। ये तभी हो सकता है जब की सिचुएशन ये है, ज़्यादातर मामले में ये तभी हो सकता है जो होता है जब आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते। तो मेरे ऐसा मानना है कि एक अच्छा डिफेंस लॉयर होने के लिए जो सबसे अच्छा आप अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा समय आपको तब देना चाहिए कि जब आपके आपके ट्रायल कोर्ट में जब एविडेंस एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, तो डिफेंस काउंसिल को वहाँ पे हमेशा खड़े होना चाहिए। वैसे भी एक रूल भी है, ये लॉ भी है कि अगर टेस्टमनी रिकॉर्ड हो रही है, वो तो एक्यूज्ड पर्सन की प्रेजेंस में होगी या फिर उसके काउंसिल के प्रेजेंस में होगी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। चीफ लिखा दिया जाता है, वहाँ पे डिफेंस काउंसिल नहीं रहते हैं, एक्यूज्ड पर्सन की जजमेंट एप्लीकेशन पड़ गई होती है, या फिर कोई वो उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो ये प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सच में अपने केस में अपने क्लाइंट की मदद करना चाहते हैं, तो इस चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और जो दूसरी चीज़ें हैं, एक अच्छा डिफेंस लॉयर की क्या ड्यूटी है, तो डिफेंस लॉयर की जो सबसे ड्यूटी है, जो उसको करना ही चाहिए, एक इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन तभी कहा जा सकता है जब जो विटनेसेस है उसके जो कन्फ्रंटेशंस हैं, जो उसके ओमेशंस हैं, उसको आप रिकॉर्ड पे लेके आए। जो बातें उन्होंने झूठ बोली है वो चीज़ें रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। तो अगर हम देखें जो कंट्राडिक्शंस है, जो नई थ्योरी, जो ओमिशंस वो रिकॉर्ड पे विटनेसेस ला पा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के समय उन्होंने पुलिस को दूसरी थ्योरी बताई थी, कोर्ट में आने के बाद उन्होंने एक नए वर्जन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। तो अगर आप उसके ओमिशंस को, अगर आप उसके कंट्राडिक्शन को अगर आप रिकॉर्ड पे नहीं रखेंगे, तो वो एडमिशन माना जाएगा और वो आपके क्लाइंट के अगेंस्ट में जाएगा, और वो बातें पूरी तरीके से पढ़ी जाएंगी। तो इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अगर हम रेलिवेंट सेक्शंस देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको हम दोनों चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे
कि सेक्शन 161 सीआरपीसी अगर आप देखेंगे, सेक्शन 161 सीआरपीसी जो डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर। अगर आपके बारे में हम बात देखेंगे तो सेक्शन 180 बीएनएसएस है, जहाँ पे सेम उसमें कोई डिफरेंसेस कोई चेंजेस लेजिस्लेशन ने इस बार भी नहीं किया है। तो मतलब 161 सीआरपीसी और 180 बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो जो विटनेसेस होते हैं उसके टेस्टमनी को रिकॉर्ड करता है। एक चीज आपको इसी समय यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि जो 161 सीआरपीसी का जो बयान होता है या 180 बीएनएसएस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने विटनेसेस का जो इन्वेस्टिगेशन के समय में जो जो बयान रिकॉर्ड किया होता है, के बयान केवल प्रोसिक्यूशन उस बयान का जो यूज है वो केवल और केवल प्रोसिक्यूशन विटनेस को कंट्राडिक्शन कराने के काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा इस स्टेटमेंट का, चाहे 161 स्टेटमेंट जो मैंने बताया या फिर 180 बीएनएसएस में, इसका कोई भी उपयोग इवन दैट इसका कोई भी उपयोग कभी नहीं किया जा सकता। तो जो जो मेन इसका जो यूज है जो सेक्शन 161 सीआरपीसी और सेक्शन 180 बीएनएसएस है, अगर आप ट्रायल कोर्ट में एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो आपको ये बातें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेस को कंट्राडिक्शन करवाने के काम में आता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। एक चीज ये और है, क्या इसी समय मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्या 161 के स्टेटमेंट या 180 के स्टेटमेंट से क्या किसी को सजा हो सकती है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। 161 का जो स्टेटमेंट या 180 का बीएनएसएस का जो स्टेटमेंट होता है वो कोई सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है उनको वो अपने आप में वो प्रूव्ड नहीं है, उनको कोर्ट में आके प्रूफ करना पड़ता है। तो डेफिनेटली इसलिए अगर आप देखते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई चार्जशीट फाइल कर दी है, सारे विटनेसेस से टेस्टमनी रिकॉर्ड कर दी है, तो आप देखते हैं उसका ट्रायल चलता है। अगर अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के एविडेंस की अगर वैल्यू होती तो डेफिनेटली उसको कन्विक्शन हो गया होता। तो सीधी समझने वाली बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो विटनेसेस की टेस्टमनी जो रिकॉर्ड किया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जा सकता है, वो है वो सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ काम कंट्राडिक्शन करवाने के लिए होता है। तो इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन आप तब कर सकते हैं जब जो उसका ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप बहुत अच्छे से फुलफिल करें। एक चीज और आपको समझना है, अगर कंट्राडिक्शंस और ओमिशंस के बारे में अगर आपको समझना है तो हमने 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस को समझा। दूसरे जो सेक्शंस जो हमको समझने जरूरी होता है वो 162 सीआरपीसी और प्रेजेंट टाइम में 181 बीएनएसएस होता है, जहाँ पे स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। आई थिंक इसमें भी कोई लॉ मेकर्स ने इस बार भी कोई चेंजेस नहीं किया है। जो कोर्ट में जो बयान होते हैं लेकिन इसमें एक उसको 162 सीआरपीसी या 181 बीएनएसएस में इसको रखा जाता है। जो विटनेस जब कोर्ट में आके वो टेस्टमनी देता है तब की बातें होती है। एक चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि जो 162 सीआरपीसी या फिर 181 बीएनएसएस है उसमें एक जो लिखा हुआ जो शब्द है, आई थिंक पर्पस, पर्पस का अर्थ है कि गवाह के पुराने बयान का प्रयोग द्वारा प्रोसिक्यूशन को अगर अगर उसने कोई नई जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ओमिशंस के बारे में बात करता है। ओमिशंस का मतलब कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के समय नहीं बताई और उन्होंने कोर्ट में नई नई थ्योरी बनाई है, तो वो ओमिशंस होता है। अगर ओमिशंस होती है तो उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे डाउट क्रिएट होता है। वो चीजें बिल्कुल उसके विटनेस की टेस्टमनी को अविश्वसनीय बना देता है। इसको थोड़ा सा और चीजों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं या फिर सेक्शन 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अगर हम देखते हैं, तो इसमें यही है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। तो इसमें ये चीजें बताई गई हैं। तो अगर इन तीनों सेक्शन को, चाहे 161 सीआरपीसी, 162 सीआरपीसी, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट और आजकल के समय में जो नए क्रिमिनल बिल आए हैं उसमें 180 सेक्शन 180 ऑफ द बीएनएस, सेक्शन 181 ऑफ द बीएनएसएस और इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 100 आई थिंक 48 को जब आप देखेंगे तो आप कंट्राडिक्शंस और ओमिशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक चीज मैं आपको ये भी आपका अटेंशन ड्रा करना चाहता हूँ कि
कोर्ट में जो टेस्टमनी हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन के समय में जो टेस्टमनी रिकॉर्ड की गई है, उनके बीच में अगर डिफरेंसेस है तो उसी को ही मटेरियल ओमिशंस या जिसे तथ्यात्मक चूक के रूप में आपको आपको दिखाना होता है, और उन्हें रिकॉर्ड पे लाने का ही जो काम होता है वो डिफेंस काउंसिल का यही ड्यूटी होती है। तो अगर अगर ये चीज़ें आप हमेशा ये चीज़ माइंड में रख लीजिए कि अगर विटनेस ने अगर कोर्ट में आने पे एक नए नए वर्जन को अगर उसने बताया, नए लोगों का नाम उसने इंक्लूड किया जो कि इन्वेस्टिगेशन के समय पे नहीं बताया है, तो एक मटेरियल ओमिशंस होता है और इसको डिफेंस काउंसिल की ड्यूटी होती है कि उसको रिकॉर्ड पे रखना। अगर आप रिकॉर्ड पे नहीं रखवा पाते हैं तो डेफिनेटली ये एडमिशन होता है और वो एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में जाएगा। तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि जो ओमिशंस है, जो कंट्राडिक्शंस है, उसको आपको रिकॉर्ड पे रखना।